यह वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो इकोनॉमी सीरीज़ के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और भी तमाम सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र से संबंधित वीडियोज, इससे पहले 3 चैप्टर हमने इकोनॉमी में और भी डिस्कस कर लिया है। तो आज कृषि क्षेत्र से संबंधित चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें 3 क्वेश्चन छूट गए थे। कमेंट बॉक्स में शिकायत दर्ज की गई, उसके आधार पर हम वो 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 या 97 से क्वेश्चन छूट गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है। तो जीएनपी किसके बराबर होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और घिसावट के बराबर जीएनपी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और घिसावट के। घिसावट क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन को घिसावट लिखा है। हिंदी थोड़ी क्लिष्ट होती है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो इकॉनमी को ज़्यादातर हमें अंग्रेज़ी में ही पढ़ना चाहिए। कुछ शब्दों को तो ज़रूर अंग्रेज़ी में देख के रखना चाहिए। यहाँ पर फार्मूला बताया गया है जीएनपी इक्वल टू एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि यदि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जिसको बोलते हैं में पूंजी स्टॉक की खपत या मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों या विदेश में हों। तो जीएनपी का यह फार्मूला जीएनपी इक्वल टू एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या में बताया गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत दिए गए वर्ष के उत्पादों को उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर मापा जाता है। इस माप को कीमतों के उतार चढ़ाव सम्मिलित रहते हैं। इस माप में कीमतों के उतार चढ़ाव सम्मिलित रहते हैं, जिससे वह राष्ट्रीय आय की वास्तविक माप नहीं करता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना एक दिए गए वर्ष के उत्पादों की माप आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है। आधार वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष के लिए तथा साथ ही उसके पश्चात अन्य वर्षों के लिए स्थिर मान लिया जाता है। अतः यह कीमतों के उतार चढ़ाव को दूर कर देता है। इसलिए यह आय में होने वाली वास्तविक परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, प्रीवियस में देखिए 10 से ज़्यादा बार पूछा गया यह प्रश्न है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। यद्यपि इसका प्रारंभ 1949 में एक सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ कहते हैं, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो वर्तमान के समय में किसके द्वारा गणना किया जा रहा है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बाकी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर रखा था, यही 3 प्रश्न यहाँ पर छूट गए थे। चलते हैं अब कृषि से संबंधित प्रश्नों की तरफ। सूची के मिलान वाले प्रश्न हैं। इसमें मत्स्य पालन, फूलों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, अंगूर की खेती। बहुत ही आसान प्रश्न है। मत्स्य पालन का संबंध मछली से, फूलों की खेती का संबंध
तो यह बहुत ही आसान बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है कि मत्स्य पालन मछली पालन से संबंधित है, फूलों की खेती फूल से संबंधित है, रेशम कीटों का पालन रेशम से, और अंगूर की खेती अंगूर से। जीडीसी में पूछा गया 2021 में प्रश्न है, इसको क्या ही देखना है, यह तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, जब मुख्यालय है उसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का मुख्यालय जो है आनंद में है, जो कि गुजरात का शहर है। यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण। वर्तमान में मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। अब एक बार आप इसे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बदलाव कभी भी हो सकता है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन हैं, आप इसे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं? शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप को। यहाँ पर बताया गया है कि सेरीकल्चर कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, लाख का कल्चर या लाख कल्चर लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन। यहाँ मिलान वाले प्रश्न हैं, जहाँ कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं और वह कहाँ स्थित हैं। तो दिया है IIVR वाराणसी में स्थित है। IIPR कानपुर में स्थित है। IISR लखनऊ में स्थित है, और IIHR यह बेंगलुरु में स्थित है। इसके फुल फॉर्म भी यहाँ बताए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में। तो इस प्रकार से आप स्थान जरूर याद कर लीजिएगा। फिर से मिलान वाले प्रश्न हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर निदेशालय और वह जहाँ स्थित हैं उनके विषय में पूछा गया है। तो कह रहा है DRR हैदराबाद में स्थित है। DWR करनाल में स्थित है, और DMR नई दिल्ली में स्थित है, और DPR कानपुर में स्थित है। ठीक है, दलहन वाला जो संस्थान है। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च यह हैदराबाद में, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में, और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर में। ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर से सूची वाले प्रश्न हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अमरूद और कौन सी प्रजाति में कौन सा फल आता है। तो अमरूद होता है चित्तीदार, आंवला को कृष्ण आंवला, ये इसकी एक प्रजाति है आंवला की। पपीता को पूसा ड्वार्फ पपीता, और केला हरी छाल केला है, बहुत ही फेमस है हरी छाल केला। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C सही है, और यहाँ वही चीज़ बताया गया है। फिर से सूची के मिलान के प्रश्न हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि धान, तो धान में रत्ना धान होता है, सरसों वरुण सरसों, और अलसी नीलम अलसी होता है, और मटर रचना मटर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर B सही है। जैसे यहाँ पर बताया गया है व्याख्या में, प्रमुख फसल और उन प्रजातियों के नाम, धान, रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा सुगंधा, यह सब धान के नाम हैं। और गेहूं की प्रजाति
कल्याण सोना, सोनालिका। और अलसी की प्रजाति हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर 17, यह सब अलसी की प्रजाति हैं। मटर की प्रजातियों में रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूसा, प्रगति आदि। मंसूर की प्रजातियों में मलिका, प्रिया, गरिमा, पूसा, वैभव। और सरसों की प्रजातियों में गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या 33। तो दिव्या 33 यह याद कर लीजिएगा, प्रीवियस में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। तो कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। यहाँ बताया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना 21-22 की शुरुआत अगस्त 2022 जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा ताकि समय पर उपलब्ध हो सके। तो क्या यह उपलब्ध हो चुका है कृषि जनगणना या नहीं, इसके विषय में आप हमें बताइएगा। तो कृषि जनगणना की शुरुआत तो हुई है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है शायद। अगर आ गई होगी तो मैंने अभी तो नहीं देखा, शायद आ गई हो, लेकिन अभी आई नहीं है। अगर आया होता तो उससे जो प्रश्न बन रहे हैं करंट अफेयर के, उसमें हमें ज़रूर मिल गया होता। फ़िलहाल एक बार आप लोग भी कंफर्म करिएगा कि कृषि जनगणना का जो 2022 में डेटा लेना स्टार्ट हुआ था, क्या वह आ गया है कि नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित बोर्ड को उनके मुख्यालय से जोड़िए। अब यहाँ भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है जो कि गुंटूर में ही स्थित है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ? नहीं, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। माफ़ कीजिएगा, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। तंबाकू बोर्ड जो है यह गुंटूर में स्थित है। तंबाकू खैनी चैनी जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे सुरती भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है तंबाकू को? मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, जूट बोर्ड कलकत्ता। तो यहाँ पर बताया गया कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद और राष्ट्रीय जूट बोर्ड कलकत्ता। प्रश्न कह रहा है कि भारत के कृषि आयातों में सर्वप्रथम मद है। तो भारत के कृषि आयातों में सर्वप्रथम मद खाद्य तेलों का है। आयात क्या होता है? जो हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगा रहे हैं, ठीक है, उसे आयात कहते हैं। तो हम खाद्य तेल का आयात करते हैं। यहाँ बताया गया है कि भारत के कृषि आयातों में सर्वप्रमुख मद खाद्य तेल है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आयात की प्रमुख मद खाद्य तेल, दाल और काजू। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन राज्य सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है। तो सागरीय मछली के उत्पादन में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी सही है। सागरीय मछली के उत्पादन में गुजरात अग्रणी है। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसलिए जो अभी करंट का होगा आप उसे ही याद रखेंगे। लेकिन आज भी करंट में भी अग्रणी गुजरात ही है, यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की परियोजना थी। ऑपरेशन फ्लड 2003 में पूछा गया प्रश्न है, आज भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड योजना का संबंध देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है। यह योजना 1970 में शुरू हुआ। इसी का परिणाम है कि भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो 2003 में पूछा गया प्रश्न है और 2025 में भी भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य है। तो गुजरात है। अब यहाँ 2003 में प्रश्नगत राज्य में पश्चिम बंगाल था 2003 में,
जबकि संपूर्ण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के मछली उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो मछली उत्पादन की बात कर रहा है, यहाँ सागरीय मछली की बात नहीं कर रहा है। तो मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है वर्तमान में। ठीक है, और जो यहाँ प्रश्न पूछा था, यहाँ सागरीय मछली के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, सागरीय मछली उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले पर आ गया है। ठीक है, नया आंकड़ा, जो नया डाटा है उसके आधार पर आंध्र प्रदेश सागरीय मछली उत्पादन में भी पहले स्थान पर है और समस्त मछली उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश ही सही होगा। एक बार आप इसे ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन में मैंने गुजरात बोला था, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के आधार पर आंध्र प्रदेश सागरीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, और जो करंट के टॉपिक हैं उन्हें हम फिर से करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्रीवियस में जो आए हुए प्रश्न हैं वो देख लीजिए, लेकिन जब भी परीक्षा हाल में आप जाएंगे करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं उन्हें ज़रूर देखना होगा। तो इससे अच्छा है हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि जो भी टॉपिक करंट से रिलेटेड है उन्हें छोड़ देते हैं अभी। जैसे कृषि है, उनके जो ऐसे टॉपिक हैं जो करंट से रिलेटेड नहीं है उनको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी प्रश्न करंट से रिलेटेड है उन्हें यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि डाटा चेंज हो जाएगा और ऐसे में गलती हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने का कोई मतलब तो नहीं है। जैसे इन सारे प्रश्नों को कि हरित क्रांति के जनक कहते हैं किसे, यह सब प्रश्न तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी करंट इशू है उसे अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि डाटा लास्ट टाइम का जो डाटा होता है वो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी पेपर बन चुका होगा या फिर 15 तारीख तक बनेगा, तो अभी इस समय का जो एकदम करंट डाटा है उसे हमें डिस्कस करना होगा। तो आपको आज से या कल, आज से तो नहीं कल से, इसी YouTube चैनल पर करंट अफेयर के सेगमेंट में आपको कृषि से संबंधित, जनगणना से संबंधित डाटा मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं हम कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, 2003 का प्रश्न है, तो आज के समय में कौन सा है उसके आधार पर हम देख लेंगे। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ, यह महत्वपूर्ण है। 1956 में कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूपी में 2017 में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई। बताया जा रहा है कि कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना था। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 में पारित किया गया। अब इसका मतलब था कि पौधे के किस्म में कृषकों और पौधे के संवर्धकों के अधिकार के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली करने तथा पौधे की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए यह लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें 3 का किया गया होगा, 1 का नहीं किया गया है। RO प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं का, ऑप्शन बी संविदा कृषि का, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य का, या ऑप्शन डी कृषि उत्पादन विपणन समितियां। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी तीनों का किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में बताया गया है कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, कृषि उत्पादन विपणन समितियों का उल्लेख है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है।
सितंबर 2020 में किसानों के हित के लिए 3 विधेयक पारित किए गए। पहला विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। दूसरा विधेयक है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्म सब्सिडी के बारे में यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। क्या इनपुट सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है? दूसरा कह रहा है कि किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी पर आती है, यानी प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत बिजली और सिंचाई वाली जो किसानों को दी जाती है कटौती वह आ रही है क्या? ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 भारत के सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ कोड के आधार पर बताना है आपको, जो UPPCS प्री 2022 में आया हुआ प्रश्न है। शायद यहाँ प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, तो यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के आधार पर कह रहा है एक सत्य है और कथन 2 और कथन 4 असत्य है। ठीक है, तो कथन 2 असत्य है, कथन 4 असत्य है, तो इस आधार पर 1 और 3 सत्य होगा। अब व्याख्या को हम देख लेते हैं। अच्छा, कथन 3 भी असत्य है बता रहा है, तो केवल कथन 1 सत्य है, यानी भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आता है। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या महत्वपूर्ण है इसकी। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूट प्रदान की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद्य, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियाँ आती हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियाँ आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे LPG सिलेंडर पर सब्सिडी इत्यादि। कथन 1 सत्य है और कथन 2 और 4 असत्य है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WTO भी कहा जाता है, कि कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा को अनुमति देते हैं, परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और यह सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हो तथा इनमें कीमत समर्थन शामिल ना हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉक्स, जिसे डेवलपमेंट बॉक्स कहते हैं, इसके तहत छूट प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1937 में लागू होता है एग मार्क एक्ट, जिसमें उत्पादन की मानक गुणवत्ता और मूल्यांकन इस एक्ट के तहत किया जाता है। तब उत्पादक समूह को यह मार्क प्रदान किया जाता है, यानी गुणवत्ता के आधार पर यह मार्क मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डेनियल बेनर द्वारा विकसित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान, कैनाल क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के चंबल कमांड एरिया में इस विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
वर्तमान में कुल 13 राज्यों में यह प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। तो कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन तीनों है, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसके आपूर्ति, थोक वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। किसानों की ऋण आवश्यकताओं को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 1, समय के आधार पर। लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबे समय तक की अवधि के लिए ऋण। दूसरा कह रहा है कि उद्देश्य के आधार पर, उत्पादक आवश्यकता, खपत की ज़रूरत और अनुत्पादक आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वाणिज्यिक बैंक। भारत में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथन से हम क्या समझते हैं। कथन है भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। तो इसका आशय है कि खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है, अर्थात खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। सेम चीज़ें इन्होंने व्याख्या में बता दिया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस की कृषि का सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें वाणिज्यिक बैंकों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को सर्वाधिक साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राप्त होता है। अभी दूसरी बार यह प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं यहीं पर, और 2 बार यहाँ आया था, 2 बार वहाँ पर भी आया था, तो महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। यह महत्वपूर्ण है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर ML दांतवाला थे। 1985 में दिया गया CACP इसी का नया नाम है। जो APC था, इसे 1985 में CACP नाम दिया गया। तो जो APC होता था, इसका फुल फॉर्म होता था कि एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट, और इसे जब बदल करके CACP किया गया तो इसका मतलब था कॉस्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज। ठीक है, इसका नया नाम था CACP। मूल्य के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ देते समय आयोग निम्न बातों पर ध्यान रखता है: आगत को लागत में परिवर्तन, अंतर फसल मूल्य समता, मांग पूर्ति अंतराल, मूल्य स्थिति, वैश्विक उपलब्धता और कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच में व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के
कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? महत्वपूर्ण है, इसे नेफेड कहते हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे नाफेड कहते हैं, की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि नेफेड व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ट्राइफेड जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और इनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की, जिसे ट्राइफेड कहते हैं। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर हुई। तो यहाँ महत्वपूर्ण एक प्रश्न मिल रहा है हमको कि राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा पर हुई? शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर। राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय बैंक का उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड का उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास। प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के नियम के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। आसान सा प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन होने पर फसलों के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा पर 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा फसल की बुवाई के पूर्व करती है। 1970 के दशक में या 1970 के दशक के मध्य तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य की घोषणा करती थी। खरीद मूल्य की घोषणा फसल कटाई के पश्चात की जाती थी, जिसका मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा बाजार मूल्य से कम होता था। अतः उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसियों एवं एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों का क्रय खरीद मूल्यों पर किया जाता था। वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 23 फसलों का केवल न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की घोषणा फसल बुआई के पूर्व की जाती है। प्रश्न कह रहा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1965 में। सीएपी अभी हमने ऊपर इसके बारे में देख लिया था। ठीक है, तो 1965 ईस्वी में कृषि कीमत आयोग एग्रीकल्चर, यहाँ है कृषि कीमत आयोग, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस का गठन कृषि उपजों के समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु किया गया, जिसने सर्वप्रथम गेहूं के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। सन 1985 ईस्वी में इस कमीशन का नाम बदलकर CACP कर दिया गया। अभी हमने ऊपर ही इसके बारे में देख लिया था। यहाँ पर कह रहा है कि कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि बाजार मूल्य अधिक है तो किसान अपनी पैदावार सरकार को बेचेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा कि यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है।
तीसरा कह रहा है कि यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है। और चौथा कह रहा है कि यह किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर अत्यधिक लाभ कमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्य में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक मुख्य रूप है। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की अनुशंसाओं के आधार पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। वर्तमान में यह खाद्य सुरक्षा मिशन में भी सहायक सिद्ध हुआ है। अब 5वां चैप्टर है उद्योग क्षेत्र। इससे संबंधित प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कीजिएगा। करंट अफेयर के टॉपिक को पढ़ते रहिए। और हिंदी RORO में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके वीडियो जब कुछ समय बाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और बहुत कम क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के अपने पास बचे हुए हैं, तो उन सबको हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करके समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।